अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के इस कार्यक्रम के मंच पे विराजमान अतिथि वृंद को, साथ में सामने विराजमान सभी गुरुजन, अभिभावक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, जब से यह कार्यक्रम तय हुआ तो उसके बाद से मैंने थोड़ा देवली के बारे में जानने की कोशिश करी, क्योंकि इतिहास में पग पग सुरा पग पग देवली ये तो सुना हुआ था। मैंने इस गांव का क्या इतिहास है, थोड़ा एक जिज्ञासा हुई मेरी, और एक विद्यार्थी को हमेशा जिज्ञासु होना भी चाहिए। तो मैंने जानने की कोशिश करी तो मैंने बड़ा अच्छा पाया कि ये एक ऐसा गांव है जहां 1930s के अंदर भी विद्यालय खुल गए थे, 1932 के अंदर, ऐसा मैंने पढ़ा। और फिर पढ़ा कि यहाँ पे ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिसमें इस गांव का नागरिक उसमें सेवा नहीं दे रहा हो। इतना पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ऐसे गांव के अभ्यर्थी को किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत होती नहीं है, यहाँ आसपास देखने भर से मार्गदर्शन मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा में ये गांव इतना आगे है, क्योंकि हमारे लिए तो वाकई में एक अद्भुत सा अनुभव है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं जिस गांव से आता हूँ, वहाँ स्थितियाँ ऐसी नहीं है। वहाँ अगर बात करें तो शिक्षा में भी इतना अभी तक कुछ नहीं है। मैं शायद हमारे गांव के अंदर पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने पीएचडी करी होगी, पहला प्रोफेसर होऊंगा, पहला ही लेक्चरर होऊंगा। और मुझे लगता है कि उस पूरे क्षेत्र में ऐसा शिक्षा का माहौल नहीं जितना यहाँ पे है। और ये शिक्षा ही है कि मुझे उस मरुस्थल के उस पीक क्षेत्र से या उपजाऊ मिट्टी की ओर लेके आई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस भूमि पे आके। मैं इस ट्रस्ट के बारे में जानकर भी बड़ा हैरत में पड़ा कि सब कुछ फ्री पढ़ाया जा रहा है, लाइब्रेरी फ्री, यहाँ पे किताबें फ्री, सब कुछ फ्री, स्कॉलरशिप दी जा रही है। यूरोपियन विद्वान हुए थे बर्कले, उन्होंने इस पर काफी कुछ लिखा था कि सबसे बड़ा दान एजुकेशन होता है और सबसे बड़ा प्रहार जो होता है वो धन का होता है। अगर व्यक्ति धन की हानि को सहन नहीं कर सकता तो 1 रुपया भी डोनेट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर ये ट्रस्ट सच में वाकई में तारीफ के योग्य है और तारीफ से परे है। ऐसे ट्रस्ट की इससे बड़ी श्रद्धांजलि शायद कुछ हो नहीं सकती जो ये ट्रस्ट के माध्यम से की जा रही है। मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करूं, देखो जो भी हमारे साथी मन संचालक महोदय ने जो भी बातें करी, सुरेंद्र जी ने जो भी बातें करी, जितना बड़ा दिखाया गया इतना कुछ भी नहीं। मैं बेहद ही सामान्य विद्यार्थी हूँ और हमेशा से ग्राउंड लेवल पे रहा हूँ, एक जिज्ञासु विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ाई में औसत से थोड़ा सा नीचे रहा हूँ, कभी भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि 49% थे 10th में, सही बात भी। 12वीं में खूब मेहनत की, तब भी 61 ही थे। और मुझे लगता है परसेंटेज बहुत माइनस थे। चिट्ठी पे लिख के अक्सर पूछते हैं कि सर जब इतने कमजोर थे पढ़ाई में तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? या तो आप झूठ बोल रहे हो कि कमजोर थे नहीं, और या फिर ऐसा क्या हुआ कि हम भी ऐसा करें? तो कुछ अनुभव साझा कीजिए आप। तब मैं 2-4 बातें बताता हूँ, वही बातें मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट मेरी ही स्थितियों से गुजर रहे हैं। क्योंकि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता और आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं भी कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा, आप भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। संघर्ष आप भी कर रहे हैं, संघर्ष मैंने भी किया था। लगभग सारी बातें हमारी टच करती है और यही कारण होता है कि बच्चे मेरी बात को थोड़ा ठीक से सुनते हैं, क्योंकि उनको अपनी सी बात लगने लगती है। मेरा पहला जवाब ये होता है कि कॉलेज में आने के बाद मेरा जो ग्रुप था वो बड़ा अच्छा था। उसमें एक भी व्यक्ति रोल आवारा नशेड़ी टाइप का व्यक्ति नहीं था। सारे ऐसे व्यक्ति थे जैसे कोई सेना का जवान हो,
वेल डिसिप्लिन्ड, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे फिजिकल एक्सरसाइज करना, टाइम पे सारा काम करना। क्योंकि उसमें से 2-3 साथी ऐसे थे जो सेना से सेवानिवृत्त होके ही आए थे। तो आर्मी जैसा जो डिसिप्लिन होता है, जो अनुशासन होता है, मेरे ग्रुप का वो था। कल ही मैं किसी मेरे एक साथी की शादी में गया था जो आईएएस है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे उस बैच में 7 आईएएस बन गए, जिसमें से 5 आए हुए थे, 2 लोग एब्सेंट थे। क्योंकि आईएएस बनने के बाद में व्यक्ति की जिंदगी खुद की जिंदगी नहीं रहती, वो पब्लिक लाइफ में चला जाता है। 5-7 आरएएस भी बन गए, कई सारे कमांडेंट बन गए, असिस्टेंट कमांडेंट के माध्यम से 1-2 लेफ्टिनेंट बन गए। मेरे ग्रुप में केवल एक मैं ही बचा जो शिक्षा विभाग में आया, बाकी सारे के सारे प्रशासन में। हम काफी डिस्कस कर रहे थे कि आज से तकरीबन 15 साल पहले हम सभी संघर्ष कर रहे थे, इन शंकाओं से गुजर रहे थे कि क्या हम भी कभी नौकरी लग सकते हैं। और आज 15 साल बाद ऐसी स्थिति है कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए भी तड़प रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ए ग्रेड जॉब में हैं। अब आप सोच सकते हो कि जब कोई व्यक्ति इतने बुद्धिजीवियों के साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति भी गतिशील हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी सफलता का जो सबसे पहला कारण है वो मेरा ग्रुप था, और उसी ने अंगुली पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया, और उसी का परिणाम है कि मैं आज यहां खड़ा हूं। इस बात के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको सच में सफल होना है जीवन में, देखो, नौकरी लगना सफलता नहीं है। नौकरी लगना महज एक आजीविका का साधन है। नहीं नौकरी लगती है तब भी व्यक्ति भूख नहीं मरता। अपने बाप दादा नहीं लगे थे, उन्होंने भी अच्छी गुजारी थी, अपनी नहीं लगेगी तो अपन भी गुजार लेंगे। सफलता का पैरामीटर मेरे मायने के अनुसार, या मेरा जो मानना है वो ये है कि आप अपने जीवन से खुश हो। आप इतना कर चुके हो कि आप अपने घर, परिवार, समाज, आपका विद्यालय आपको लेके गौरवान्वित महसूस करता है, आपको लेके उनको नीचे देखना नहीं पड़े। मुझे लगता है यही सफलता है। तो मैं मेरी सफलता का जो एक कारण मानता हूं वो मानता हूं मेरा ग्रुप। और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जीवन में सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोग रखिए, आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपसे बेहतर हो, जिनकी किसी भी प्रकार की गलत आदतें नहीं हो। गलत आदतें क्या होती हैं ये आपको बेहतरीन तरीके से पता है। जिनका कोई अस्त व्यस्त जीवन नहीं हो, ऐसे लोग हो जो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो और बहुत मेहनत कश व्यक्ति हो, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहो। उन लोगों को जीवन से धीरे धीरे हटा दो जो व्यक्ति आपकी लाइफ को खराब कर रहे हो। और अगर आप खराब और सही में भी पहचान नहीं कर पा रहे तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें परिवार से यह सिखा दिया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। पहला काम मैं आप सभी स्टूडेंट को यह कहूंगा, क्योंकि देखो, भाषण देने से चेंज नहीं आएगा। मेरा 350 किलोमीटर यहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उन बातों को जीवन में थोड़ा बहुत लागू नहीं करते हैं। तो आप हजारों भाषण सुन लेना, लेकिन अगर उन बातों को आप जीवन में लागू नहीं करेंगे तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। आपका आना व्यर्थ था, मेरा भी आना व्यर्थ था। मैंने बोल के अपने शब्द बिगाड़े, चेंज नहीं आएगा। और जितने भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि आपने अपने 2-3 घंटे खराब किए और मैंने मेरा पूरा दिन किया है। तो निश्चित तौर पे आपको इन चीजों को सुन के पूरी नहीं तो एक आध बात को आत्मसात करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ बातें जीवन में बहुत बाद में समझ में आती है कि वो चीजें सही थी, लेकिन फिर समय निकल जाता है। और समय पे अगर कोई काम नहीं होता है तो फिर उस काम की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए समय रहते हुए आप सभी को मैं पहला संदेश ये दूंगा कि अपने ग्रुप को आसपास देखिए। और सुकरात कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति एक सद्गुण पकड़ लेता है तो बाकी सद्गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। तो एक गुण पकड़ लिया ना आपने, एक चीज भी अच्छी पकड़ ली तो बाकी सारी चीजें अच्छी अच्छी अपने आप आनी शुरू हो जाती है। एक साथी भी अच्छा पकड़ लिया तो आप अपने आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओगे। एक अच्छी आदत भी अपना ली तो धीरे धीरे आप अपने आप सारी आदतें अच्छी करते जाओगे, क्योंकि एक अच्छी आदत आते ही आप किसी भी बुरी आदत को स्वीकार नहीं करोगे।
मैं आज जब कॉलेजेस में देखता हूँ, कोचिंग सेंटर्स में देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ, हालांकि आजकल बच्चे पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार जब नहीं भी पहचानते तो मैं देखता हूँ कई बार थड़ी पे बैठे सिगरेट पी रहे हैं, कई बार वो सूखे नशे जो एमडी पता नहीं क्या क्या होता है वो कर रहे होते हैं, कई सारे गेमिंग में जब बहुत सारा पैसा लगा रहे होते हैं तो मुझे बड़ी दया आती है कि घर वालों ने इनको पैसे भेजे और घर वाले इनसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये नौकरी लेंगे और घर जाके यही वापस संदेश देंगे कि नौकरियां लगती नहीं है। कम से कम इन चीजों से भी अगर आप दूर हो आज की तारीख में तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। ग्रुप अच्छा करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब मुझे कहते हैं कि जब आप बेहद सामान्य थे और फिर ये चीजें कैसी, मैं आज भी सामान्य ही हूँ। मेरे साथ कई प्रोफेसर बने, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। राजस्थान भर में 5-6 हजार प्रोफेसर होंगे, लेकिन मुझे ही क्यों आमंत्रित किया गया उसके पीछे के मैं कारण बता रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, अगर आपको वाकई में सफल होना है जीवन के अंदर तो अच्छे ग्रुप के साथ साथ एक चीज और भी जरूरी है, वो होती है आपकी दिनचर्या। मुझे आप किसी विद्यार्थी के साथ 2 दिन रख लो, मैं बता दूंगा कि ये इसका भविष्य क्या है। एक दिन में ही पता चल जाता है सुबह से शाम तक साथ रहने से कि इसका भविष्य क्या है। आपका उठने से लेके सोने तक का जो कार्यक्रम है, इससे पता चल जाता है कि आप कितनी प्रोग्रेस करने वाले हैं। मैं देखता हूं 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक इतने अस्त व्यस्त हो रखे हैं जिनका कब सुबह होती कब शाम होती कुछ पता नहीं है, कोई नियमित काम नहीं हो रहा, ना नियमित पढ़ाई हो रही है, कोई भी कार्य नियमित नहीं हो रहा है। और एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी पढ़ाई भले कम हो रही हो लेकिन सारा दिनचर्या बड़ी नियमित है। अगर आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है तो भले कितनी मोटिवेशन सुन लो, 2 घंटे काम करेगा मोटिवेशन, इससे ज्यादा नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि सुबह आपको क्या करना है, शाम को आपको क्या करना है। मैं मेरी अगर बात करूं, मैं 2009 से सरकारी सेवा में हूं, मुझे 16 साल हो गए। मैं 19 वर्ष का लग गया था, 20 वर्ष में नियुक्ति हो गई थी और आज 16 साल से सरकारी सेवा में लगा हुआ हूं। 6 विभाग देख लिए, अनुभव ले लिया उसका। अब मैं बताऊं, मेरी जो दिनचर्या है सुबह से लेके शाम तक की बड़ी फिक्स होती है। सुरेंद्र जी को अच्छे से पता है, ये कई बार फोन करते हैं, मैं अटेंड नहीं करता हूं। जब मुझे वापस मेरा फोन का टाइम होता है शाम को 9:30 बजे के बाद, मैं एक बार इनको फोन करता हूं, अगर ये अटेंड नहीं कर पाते हैं या बिजी होते हैं तो वापस इनका नंबर 1.5 घंटे बाद आएगा या 2 घंटे बाद आएगा, क्योंकि पूरे दिन के फोन को मैं रात को आधे घंटे में सलटाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरा दिन अगर फोन चलाऊंगा तो मैं काम कब करूंगा। सुबह उठा, 2-3 घंटे पढ़ा, पढ़ने के बाद में 9:30 पौने 10 बजे कॉलेज गया, 10 से लेके 3 बजे तक कॉलेज में क्लासेज एंड ऑल सारा काम किया। उसके बाद में 3-3:30 बजे वहाँ से क्लासेज चला जाता हूँ, वहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ। कई सारे बच्चे आते हैं, उनसे बात करता हूँ, उनको थोड़ी कई समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता हूँ। फिर 2-3 क्लासेज वगैरह ऑनलाइन वगैरह लेता हूँ। उसके बाद 8:30-9 बजे घर जाता हूँ। ये शेड्यूल फिक्स है और पिछले 15 सालों से है। कॉलेज में अब आया, उससे पहले स्कूल का टाइम टेबल था, क्योंकि उसके पहले लेक्चरर बना हुआ था, उससे पहले वरिष्ठ अध्यापक था। इस शेड्यूल का फायदा इतना होता है कि कई मेरे साथी कहते सर इतना सारा काम कर कैसे लेते हो, 24 घंटे तो हमारे पास में ही है, 24 घंटे आपके पास में ही है। तो मैं कहता हूं कि मेरा टाइम बहुत फिक्स है। मेरे लिए 9:30 का मतलब 9:30 ही होता है। और ये कार्यक्रम जब कोई होता है तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ, ऑफ डे करता हूँ। जैसे आज संडे, मुझे पता है आज मेरी कोई कक्षा नहीं है, तो ऐसे समय का सदुपयोग करने के लिए मैं कहीं न कहीं जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको थोड़ा इधर उधर करके संडे तक ले आता हूँ, ताकि इस दिन का भी सदुपयोग हो सके। और व्यक्ति कार्य की अधिकता से दबा हुआ नहीं है, बेसिकली वो उलझा हुआ है, कार्य को व्यवस्थित तरीके से कर नहीं रहा है, इस वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। कि मैं इतना उलझा हुआ हूं कि मेरी एक भी काम मेरे से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको दूसरी जो बात बताना चाहता हूं कि आपका टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। सुबह क्या करना है, दिन में क्या करना है, शाम को क्या करना है। अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो पढ़ने की उम्र चली जाएगी। ये उम्र फिक्स है।
ये 17-18 साल से शुरू हो जाती है। मेमोरी पावर बड़ा तगड़ा होता है, बैठने की क्षमताएं शानदार होती है और 25-26 वर्ष तक उम्र रहती है याद करने की। अगर इस उम्र से ढल गए मैक्सिमम 30 वर्ष, उसके बाद स्थितियां इतनी खराब होती है कि याद कुछ नहीं होता। फिर आप शरीर के साथ अत्याचार कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर आप उस 21-22 वर्ष के बच्चों को कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तब कहता हूं कि पढ़ाई की उम्र बहुत अधिक है नहीं, आपके पास में 3-4 साल का ही समय है, और अगर उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो आप अपने जीवन के 4-5 सुनहरे वर्ष खो दोगे। और इसके बाद न तो बिजनेस करने की इच्छाएं होती है, न बिजनेस होता है, न पढ़ाई हो पाती है। ऐसे फंस जाते हो आप उस चक्रव्यूह में कि अब बाहर भी नहीं आ सकते। तब मैं इस बात पे आके सबको कहता हूं, विद्यार्थियों को भी कहता हूं स्पेशली, कि सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जिस भी भूमिका में हैं उस भूमिका का निर्वहन आप बहुत शिद्दत से करें। आप अभी विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई का काम शिद्दत से करें, आप शिक्षक हैं तो पढ़ाने का काम शिद्दत से करें, आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय का काम शिद्दत से करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप उस फील्ड का काम शिद्दत से करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जीवन में बेहद सफल हैं, आप बहुत लंबी यात्रा तय करेंगे। पर आज की विद्यार्थी को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि शिद्दत वाली बात रही नहीं। घंटों घंटों मोबाइल लेके बैठ रहते हैं, सुबह से शाम तक 6-6, 7-7 घंटे मोबाइल का स्क्रीन टाइम होता है। जब मोबाइल में 6 से 7 घंटे आप बैठे हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप दुनिया से हर दिन 6 घंटे पीछे हो रहे हैं। और फिर आप कह रहे हो कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है, कर्म अच्छे नहीं, नसीब अच्छे नहीं। क्यों दोष दे रहे हो किसी को? क्योंकि गवर्नमेंट को जितने लोग चाहिए उतने ढंग के लोग तैयारी करने वाले बैठे हैं उनके पास, वो मिल जाएंगे। वो किसी न किसी लाइब्रेरी के कोने में होंगे या किसी घर के अंदर बैठे हुए होंगे। अभी एक बच्चा कल आया मेरे पास चरित्र प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करवाने के लिए, छोटा सा दिख रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र? तो सर मेरा पटवारी में नंबर आया है। कितने मार्क्स आ रहे हैं? तो सर 265 के आसपास कुछ आंकड़ा बताया। 265 मतलब वही टॉप 50 के आसपास कुछ रैंक बताई। तो मैंने साइन किए। तो दूसरा और दिया। मैंने कहा दूसरा क्यों चाहिए? तो सर मेरा लैब असिस्टेंट, क्या वो अभी कोई लाइब्रेरियन में भी हुआ है, उसमें क्या है? उसमें सर मेरी 250 के आसपास कुछ रैंक बताई। वो किया, दोनों में हो रखा है। फिर सर के 2 करने के बाद बोला कि सर मेरा 4th ग्रेड में दिया था, उसमें भी सर मेरे 80% के आसपास है। कौन से गांव का है? चौटन के आगे कोई गांव बताया, बॉर्डर पे, ठेठ बॉर्डर पे, जहां से पाकिस्तान सीमा हवाई दूरी मुश्किल से 30 किलोमीटर होगी हमारे गांव से। पढ़ाई कहाँ करी? सर पढ़ाई कहीं नहीं करी, स्कूल में मार्सा के साथ ही रहता था, खर्चा था नहीं बाड़मेर आने का, तो घर पे ही था। गुरुजी स्कूल में रहते हैं तो शाम को गुरुजी के पास पढ़ता हूँ, दिन में घर पे पढ़ लेता हूँ और कुछ घंटे पढ़ा लेता हूँ स्कूल में, और पूरा दिन यही काम करता हूँ। शहर आया नहीं, कोई टेस्ट दिए नहीं, कोई किताबें जो है वो लेके आया था मार्केट से, और मेरे क्या इसमें हो गया। अब मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, और एसआई के लिए सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, आपका कोई सुझाव हो तो दे दो। और ग्राम सेवक में भी मेरे सर सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी मेरा पर्याप्त स्कोर है, 250-60 के आसपास कुछ बताया था, जो नवंबर में परीक्षा हुई थी उसकी। तब मुझे यूं लगता है कि संसाधन कहाँ आड़े आए। ये गांव में बैठा हुआ बच्चा जब 80% नंबर लाके 4 परीक्षाओं में सिलेक्शन ले रहा है और बड़ा कॉन्फिडेंट होके बोल रहा है कि अब मैं एसआई की कर रहा हूं। बीएड मैंने की नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं फीस देने के, और बीएड वाले डोनेशन और मांगते हैं, तो मैंने वो किया नहीं। पापा को पैरालिसिस हो रखा है, लकवा हो रखा है, तो पापा की सेवा भी घर पे रह के करनी पड़ती है। मैंने उससे आधा पौना घंटे बात करी तो मुझे लगा कि जिस शहरों की सुविधाओं की मांग हम करते हैं उसकी जरूरत कहाँ है। पढ़ने वाला हो तो बाड़मेर के किसी गांव के अंदर बैठ के भी नौकरी ले लेता है,
और नहीं पढ़ने वाला दिल्ली के मुखर्जी नगर और जयपुर की गुर्जर की थड़ी पे 10,000 का फ्लैट लेने के बाद में भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। बात चाहिए कि घोड़े में दम कितना है। अगर आप केवल सुविधाओं के पीछे भागेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। पंखा लगेगा तब कूलर की मांग करोगे, कूलर लगेगा तो एसी की मांग करोगे, एसी लगेगी तब और अच्छी टेबल की मांग करोगे, अच्छी टेबल आ गई तो अच्छे रूम की मांग करोगे। ये मांगे कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था वो ये कि एक नियमितता रखिए अपनी, क्योंकि इसमें सुनने वाले अधिकतर स्टूडेंट है। मैं अगर हाथ खड़े करके जानना चाहूँ तो एक बार थोड़ा बताइए, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले, एक बार थोड़ा हाथ खड़ा करके ईमानदारी से कर लो, कोई डर वाली बात नहीं है। काफी बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले। स्कूली बच्चे कितने हैं? कम ही है। खैर, स्कूल वालों को ऐसे भाषण सुनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्यालय बच्चे आप आनंद करो, 12वीं तक मौज करो, 12वीं तक खेलो कूदो और गुरुजनों की हर बात को स्वीकार करते जाओ। 12वीं के बाद ही असली संघर्ष शुरू होगा और नौकरी लगने के बाद में वास्तविक संघर्ष शुरू होगा। उससे पहले तो क्या है कि लग जाती, लगना आसान है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्वतंत्र रहे हुए एकदम से आपके ऊपर है वो लगाम लगाई जाती है ना, सुनने की आदत नहीं होती और प्रिंसिपल सर हर घंटे सुनाते हैं, हर 2 घंटे बाद सुनाते हैं, तो फिर वो नौकरी बहुत मुश्किल ज्यादा हो जाती है। तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, पहली बात की ग्रुपिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका शेड्यूल बड़ा फिक्स होना चाहिए, इस माइंडसेट के साथ कि अपने पास में 3 या 4 साल का ही समय है। अगर इसका सदुपयोग कर लिया तो सरकार के सेवक बन जाओगे, सदुपयोग नहीं किया, पहले छोड़ दी तो बढ़िया है, बीच में कहीं फंस गए ना तो बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाती है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नौकरी लगने के बाद में भी आपकी पहचान इस बात से स्थापित होगी कि आप व्यक्ति कैसे हैं। हजारों कलेक्टर बने होंगे, हजारों प्रोफेसर बने होंगे, आपके जिले में कई कलेक्टर आए होंगे, कई गए होंगे, आप कई शिक्षकों से पढ़े होंगे, आप कई लोगों से मिले होंगे, आपको व्यक्ति वही याद है जिसने आपके जीवन के अंदर कुछ विशेष छाप छोड़ी है। इसलिए एक बेहतर नागरिक होना जरूरी है, और बेहतर नागरिक होने के फायदे ये है कि आपके गुरुजन भी आपके ऊपर गर्व करते हैं, आपके परिवार को कभी आपके कारण नीचे देखना नहीं पड़ता, आपके गांव के लोग भी आपके ऊपर गर्व करते हैं और आपके मित्र भी आपके ऊपर गर्व करते हैं। ये नहीं कहते कि मैं इसको नहीं जानता, आपके कारण नीचे देखना पड़े। माता पिता और गुरुजन और आपकी असफलता पे इन्हीं को सबसे अधिक दर्द होता है। अगर आप इन्हीं की उम्मीद हो नहीं है, पढ़ाई होती रहेगी, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा भविष्य खाएगी, कभी खत्म नहीं होती है। और डिजिटल दौर में आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, आपकी हर बात रिकॉर्ड होती है, आपने कहां पे क्या बोला रिकॉर्ड होता है, आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड होता है। जैसे जैसे आप हैं, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करें जिससे कि आपका भविष्य में भी कोई संकट उत्पन्न हो। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि हमेशा साधारण रहे, सरल रहे, सहज रहे, और किसी मन नहीं लगता है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो उस सबका उपाय एक ही है और वो उपाय होता है पढ़ाई। मुझे अच्छे से याद है जब हम 12वीं करके शहर में आए, तो 12वीं करके जब शहर में आए तो उस समय कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि करना क्या है, और उस समय इतना गाइडेंस भी सही बताऊं तो नहीं था। और 2006-07 की बात है ये, उसके आसपास नौकरी वाले भी उस समय बहुत कम हुआ करते थे। जब कॉलेज में आए तो पता चला कि आगे करना क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर जब कुछ साथियों से मिले ना, पढ़ने लिखने वालों से, तब लगा कि जीवन में पढ़ाई से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। आपकी शकल सूरत, आपका व्यक्तित्व, मुझे लगता है व्यक्तित्व अलग चीज है, शकल सूरत की बात करूं, आपका लहजा वगैरह सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। अगर आपके पास में नॉलेज शानदार है तो कुछ भी माइंड नहीं किया जाता।
ज्ञान अर्जित करिए, यही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर 2-3 साल तक नहीं मैटर करता कि आपका दिमाग कितना है, क्या है, मैटर सिर्फ ये करता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, पूजा सिर्फ आपके कृतित्व और व्यक्तित्व की होती है। अगर ये चीजें ठीक है तो आप हमेशा सदैव आदरणीय रहेंगे। लेकिन उसके कृतित्व के कारण एक समय वो आदरणीय था और आज वो इतना अपना स्तर गिरा चुका है कि आप उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो व्यक्ति के शरीर कुछ भी नहीं है, नाम तो परिवार देता है, नाम बनाना आपको खुद को पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि जितना अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई से केवल नौकरी नहीं लगती है, पढ़ाई आपको जीवन जीना सिखाता है, पढ़ाई आप में गंभीरता लाता है, पढ़ाई आपको एक दृष्टि देखता है, वो दृष्टि ऐसी देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी भी स्थिति को, किसी भी समय को समझ सकते हो कि इसका भविष्य क्या है। पढ़ाई आपको विचार देता है, लोगों को देखने के बाद, सुनने के बाद आपके मन में आइडियाज आते हैं और आइडिया रूल करते हैं दुनिया को। हीगल कहते थे इस बात को। किसी व्यक्ति के पास विचार नहीं है तो वो दूसरे के विचारों के अधीन होगा। अगर आपके पास आइडिया है तो आप दुनिया पर शासन करोगे। और आइडिया अध्ययन से आते हैं। अध्ययन दृष्टि देता है, अध्ययन आइडिया देता है, अध्ययन जीवन जीने का एक मकसद देता है आपको। और पढ़िए, आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप निखरते जाओगे। ये बात, मेरी बात याद रखना। आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं तो इस बात को लेके जाना कि अच्छे मित्र बनाने हैं, अपने आप को सुबह से शाम तक बड़ा नियमित रखना है और अपना पूरा समय पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना है। और मैं हर बार बोलता हूं कि आपके सबसे अच्छे जो मित्र हैं वो दो ही हैं, एक पुस्तकें, टेबल पर रखी हुई पुस्तकें, और दूसरा खेल का मैदान। और इस गांव की खास बात मैंने जो पढ़ी और सुनी कि यहां से, इस विद्यालय से हर साल 10-20 बच्चे हैं वो स्टेट नेशनल खेलने चले जाते हैं। कितना अच्छा मिश्रण है कि खेल कूद में भी। हमारे कॉलेज के जस्ट सामने राजपूत छात्रावास है। मैं बच्चे कॉलेज के सारे, वो कॉलेज हॉस्टल ही है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के बच्चे हैं। एक दिन नहीं जाता हूं, दूसरे दिन आते, सर कल आए नहीं आप। मैं जाता हूं, शाम को बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलता हूं, क्योंकि अनुशासन आ जाता है, नियमितताएं आ जाती है। कितने मजबूत होते हैं खिलाड़ी मानसिक रूप से। बहुत डाउनग्रेड आने के बाद में भी खिलाड़ी वापस परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसलिए कहता हूं कि खूब पढ़ो, थक जाते हो तो ग्राउंड में चले जाओ। ग्राउंड से वापस जब घर आओगे तो 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई होगी। मोबाइल के अंदर गलत दोस्तों के साथ फालतू की गपशप करने की बजाय अगर 1 घंटे वॉक करके आओगे तो शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। और जिस विद्यार्थी ने, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप गति करता जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं बहुत सारी समस्या लेके, हालांकि वो समस्या उनके लिए बड़ी होती है, हमें कोई समस्या वो लगती भी नहीं है। और हम बहुत स्पष्ट तौर पे उनसे बात करते हैं, बेटा हो क्या रहा है। 1000 प्रश्न आए हुए उसके दिमाग में, होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जिनके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहा है, और जो ढंग से पढ़ रहा है उसके दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे, वो अपना काम कर रहा है इस शिद्दत के साथ में। आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप उस जगह पे जाओगे जिस जगह के हकदार आप हो। और हकदार किस जगह के होंगे ये इस बात पे तय करता है कि आपने किस स्तर की मेहनत की है, और किस स्तर की मेहनत हुई है ये इस बात पे तय होगा कि आप कितने सीरियसली किताबों में बैठे हैं आप। बाकी पढ़ाई के ढोंग करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। 2-4 साल तक आप लोगों की झूठी अटेंशन पा सकते हो, ये बातें लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो स्टूडेंट भी 2 टाइप के मार्केट में देखता हूँ, एक वैसे विद्यार्थी जो सच में पढ़ते हैं, और एक ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने का सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। वो इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि आसपास अपना रेपो बना रहे, और रेपो के लिए जो पढ़ते हैं
उनकी दीवारें परीक्षा हॉल में ढह जाती हैं और फिर वो सिस्टम को दोष देते हुए आपको नजर आते हैं। तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि पढ़ने वाले स्टूडेंट बने, प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट ना बने और खूब मेहनत करें। जीवन में पढ़ाई से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इसको ढंग से किया तो आपकी समाज में अलग पहचान होगी। कई बार आता है कि मनुष्य की परिभाषा क्या है, तो निश्चित तौर पे ये मेरे लिए बड़ा भावनात्मक रूप से इमोशनल करने वाला मोमेंट होता है कि टीचर और उसके बाद इतना सम्मान। तब मैं जाके हर बार बोलता हूँ कि शिक्षक जो है आज भी समाज में सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। भौतिक रूप से पहली बार देखा होगा हमारा क्या कनेक्शन है कि आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया और पिछले 1 घंटे से आप अच्छे से सुन रहे हैं। ये एक विश्वास ही होता है। बाकी आज की तारीख में सुनना सबसे, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी अपनी छवि इस तरह से करें और कुछ ही समय बाद में आप भी अच्छी जगह जाए। साफा नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और शिक्षक के ऊपर साफा पहनाना मतलब शिक्षक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोपना। मैं इन जिम्मेदारियों पर डेफिनेटली खरा उतरूंगा और हर वक्त भविष्य में भी शिक्षक होने के जो अपने दायित्व है उनको अच्छे से निर्वहन करूंगा, अपने व्यक्तित्व को और परिष्कृत करूंगा और चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह से अपने आप को परिष्कृत करें, आगे बढ़े और समाज, परिवार, गुरुजनों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।